हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सम्स। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। तो आज हम देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 5 अनसॉल्व्ड सम्स में, जो है पेज नंबर 58 पर। सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आपको हमेशा याद रखना है 3:2 का मतलब होता है 3/5 2/5, क्योंकि 3 और 2 का टोटल है 5। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि हमने आपको ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, ये रहा ट्रायल बैलेंस और ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यानी कि ये इनकी मदद से आंसर में क्या चाहिए। तो पहला अकाउंट है ट्रेडिंग, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा है बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि फाइनल अकाउंट्स में हम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। और इसके अलावा हम क्वेश्चन में एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट बनेगा ये हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस में आपको जहाँ पर भी पार्टनर का नाम दिखे वहाँ जाना है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक दिया है कैपिटल सुचेता एंड गायत्री का दिया है, पर पूरे सम में बाकी के कहीं पर भी आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिख रहे। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए ही नहीं गए हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। हमें फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो ये देखिए, हमने फॉर्मेट्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। और जब आप फॉर्मेट बनाते हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है कि हर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो आती ही है। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन द बुक्स ऑफ दोनों पार्टनर का नाम लिख देना है, सुचेता एंड गायत्री। फिर हमारा अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट के कॉलम में मैंने अभी तक कुछ भी लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना था। तो यहाँ आएगा सुचेता और दूसरा आएगा गायत्री। और आपको रुपीस का साइन डालना है दोनों साइड पे, सुचेता एंड गायत्री। सो इस तरीके से मैंने फॉर्मेट में फिल कर लिया। और लास्ट फॉर्मेट है हमारा बैलेंस शीट का। एंड बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मेट्स बनाए हैं और फॉर्मेट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो हर क्वेश्चन में रिपीटेटिवली आती ही है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगी। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्रेडिट साइड पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और परचेज सेल्स में से परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं हम लोग। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बैड डेट्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बाय हेड कर लेना है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 बैड डेट और 2 आरडीडी है। तो पुराना बैड डेट यानी ये जो पहला वाला है ये पुराना बैड डेट है जो आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, और जो पुराना आरडीडी है ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। पर दोनों नई चीज़ें एडजस्टमेंट में होती है और हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। तो एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट तो हमें पहले ही पता है, दूसरा इफेक्ट हमारे डेटर्स में आ जाता है। फिर हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी जो चीज़ें हर क्वेश्चन में आएगी ये मैंने पहले ही लिख दिया है। आप मिनिमम इतना बाय हेड कर लीजिए स्टूडेंट, सो दैट आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो। हम वापस से हमारे क्वेश्चन पे चले जाते हैं क्योंकि हमें अभी पहले क्वेश्चन में क्या करना है, मार्किंग करना है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसमें ट्रायल बैलेंस इस बार कुछ अलग तरीके से दिया है। इसके आगे हमने जितने भी सम किए थे इसका ट्रायल बैलेंस ऐसे दिया था, जिसमें ये साइड पूरा डेबिट था और ये साइड पूरा क्रेडिट हुआ करता था। तो जिससे क्या होता था, पूरा डेबिट का लिस्ट एक साथ और क्रेडिट का लिस्ट एक साथ था। पर इस वाले फॉर्मेट में आपको ध्यान से, आपको हो सके तो आपको स्केल यूज़ करनी है। कुछ इस तरीके से आपको स्केल का यूज़ करना है, क्योंकि स्केल के यूज़ से आपको पता चलेगा
कि आपका अमाउंट डेबिट में है या क्रेडिट में। तो यहाँ पर भी उन्होंने डेबिट क्रेडिट अलग करके दिया है, बट अमाउंट से आपको ध्यान देना रहेगा। पूरा डेबिट का लिस्ट और पूरा क्रेडिट का लिस्ट अलग करके दिया गया नहीं है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं और यहीं पे मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ। तो पहला है हमारा परचेज एंड सेल्स, देखिए, और अमाउंट भी 2 दी गई है। तो इसमें से परचेज जाएगा हमारा ट्रेडिंग के परचेज जाएगा हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो अब इन दोनों में से अमाउंट में से कौन सी परचेज की अमाउंट है और कौन सी सेल्स की, तो सिंपल होता है, परचेज हमेशा हम डेबिट में लिखते हैं, यानी ये परचेज है और ये सेल्स है क्रेडिट वाला। नेक्स्ट है वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो वर्क्स मैनेजर सैलरी डेबिट में दिया है और वर्क्स मैनेजर सैलरी फॉर्मेट आपने पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अब ट्रेडिंग में डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, तो इसका आंसर तो हमें क्वेश्चन ही देता है। तो अमाउंट डेबिट में दी गई है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। दोनों का कैपिटल देखिए क्रेडिट में दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारे फॉर्मेट में कॉमन है, हर क्वेश्चन में आता है, ट्रेडिंग डेबिट। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखिए फिर से 2 नाम दिए हैं और 2 अमाउंट है। तो डेटर्स यानी हमारे एसेट होते हैं बैलेंस शीट के, और क्रेडिटर्स यानी बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, और अब आंसर अगर अमाउंट की बात करें तो डेफिनेटली एसेट्स की बैलेंस डेबिट होती है, यानी ये डेटर्स की अमाउंट है, और 35,000 यानी क्रेडिट में जो दी गई है ये क्रेडिटर्स की अमाउंट है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। अब आप कहेंगे कि वेजेस और सैलरी तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, करेक्ट है, पर यहाँ पर उन्होंने वेजेस और सैलरी के लिए कॉमन अकाउंट बनाया है। तो आपको पोस्टिंग कहाँ करें, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग में जाता है और सैलरी P&L में, तो क्या हम इसे हाफ ऑफ कर दें? तो आंसर है नहीं, हमें इसे क्या करना होगा, एक साथ पोस्ट करना होगा। और पोस्ट कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग में या P&L में? तो पहला नाम देखिए, पहला नाम वेजेस दिया है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। और अगर यहीं पे सैलरी एंड वेजेस दिया रहता तो वो जाता P&L में। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। ये देखिए ये भी हर क्वेश्चन में ज़्यादातर आया है, तो ये जाता है बैलेंस शीट के असेट्स में। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। तो क्रेडिट में दिया है तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट ऐसा है कि वो कभी कभी डेबिट में भी आता है और क्रेडिट में भी आता है। तो अब आप देख लीजिए अमाउंट कहाँ दिया है, तो मेरे स्केल के हिसाब से तो अमाउंट क्रेडिट में दिया है, तो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। मोटिव पावर, तो मोटिव पावर यानी मोटिव जो मोटर यूज़ होती है उसमें यूज़ होने वाला पावर, तो यहाँ पे जाएगा ये फैक्ट्री में यूज़ होने वाला है, यानी ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में। फिर है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ है जो P&L के डेबिट में भी आती है और P&L के क्रेडिट में भी, पर आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि अमाउंट उन्होंने दी है क्रेडिट में, ये वाला कॉलम जो है ये क्रेडिट का कॉलम है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अनप्रोडक्टिव वेजेस यानी जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते, तो डेफिनेटली ये P&L में जाएंगे। और डेबिट क्रेडिट ये आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि अमाउंट कहाँ दिया है, डेबिट में, तो ये जाएगा डेबिट में। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी जाएगा P&L में, और अमाउंट चेक करेंगे तो आंसर आएगा P&L का डेबिट। रेंट, अब रेंट भी जाएगा P&L में, क्योंकि फैक्ट्री बोला नहीं है, फैक्ट्री का रेंट नहीं है, मतलब ऑफिस का रेंट है, तो ये आएगा 1800, ये भी डेबिट है तो ये भी जाएगा P&L के डेबिट में। नेक्स्ट है कन्वेयंस, तो ये भी जाएगा P&L में, और अमाउंट दिया है डेबिट में, तो डेबिट में जाएगा। गुडविल, गुडविल आपका इंटेंजिबल असेट है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट असेट्स में। कॉपीराइट्स भी आपका इंटेंजिबल असेट है, तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट असेट में। देखिए इनका अमाउंट भी डेबिट में दिया है, क्योंकि असेट्स हमेशा डेबिट में दिए होते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या है, हमारा बैलेंस शीट असेट। पार्टनर सुचेता लोन, तो यहाँ पर क्योंकि ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर है, पार्टनर हमारे कंटिन्यूइंग है, तो यहाँ पर ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। देखिए आप, मैंने लायबिलिटी क्यों लिखा, क्योंकि अमाउंट क्रेडिट में दिया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट्स में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट के असेट्स में। इस तरीके से सारी मार्किंग हमारी हो चुकी है, और ये जो मार्किंग मैंने की है ये पोस्टिंग के लिए किया गया है। अब आएंगे हम एडजस्टमेंट्स पे। तो एडजस्टमेंट्स के लिए मुझे स्केल की ज़रूरत नहीं है,
अब एडजस्टमेंट मुझे डायरेक्टली करना है, ध्यान से देखिए। स्टॉक ऑन 31 मार्च, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आई डोंट नो कि 31 मार्च यानी कि ईयर एंड होगा, तो ईयर एंड वाला जो स्टॉक होगा ये कौन सा स्टॉक होगा, बट ऑब्वियस है ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली दे देंगे ये मत समझिए, आपको स्टॉक ऑन 31 मार्च बोला तो आपको समझना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होती है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट। अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हैं और आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि अरे ये सब कैसे मार्किंग किया जा रहा है, तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये तीनों ही फॉर्मेट्स एक्सप्लेन किए हैं और अलग से एडजस्टमेंट्स का भी वीडियो है। तो मैं ये सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप डेफिनेटली वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपके फॉर्मेट आ जाएंगे स्टूडेंट, यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपको सारे आंसर्स आएंगे, तो आपको बस फॉर्मेट अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। अब इसके लिए ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अफेक्ट होगी, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे। तो पहली चीज़, पहला वर्ड दिया है गुड्स, और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और गुड्स क्योंकि हम फ्री सैंपल के तौर पे बांटने वाले हैं तो ये बिजनेस से बाहर जाएंगे, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और सेकंड इफेक्ट, क्योंकि आप गुड्स को फ्री में एडवर्टाइज करने के लिए देते हो तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल के डेबिट में। एक क्रेडिट होता है तो दूसरा डेबिट ही आना है, फिक्स है। अब ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है, मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो एक सिंपल सा याद रखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी है ये याद रखना। मोटिव पावर जो होता है ना, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है, और जो डिपॉजिट होती है ये आपका असेट है। उन्होंने क्या कहा है कि मोटिव पावर यानी कि खर्चे में इंक्लूड हुआ है 500 जो असलियत में डिपॉजिट का है, यानी ये 500 जाना चाहिए था असेट में पर गलती से चला गया है मोटिव पावर में, प्लस हो गया है। तो बस आपको क्या करना है, आपको मोटिव पावर से माइनस करना होगा। तो ये रहा मोटिव पावर, मैंने स्टार कर दिया क्योंकि वहाँ से मुझे ये अमाउंट माइनस करनी है। और सेकंड इफेक्ट ये जाएगा असेट्स में, बैलेंस शीट के असेट में। तो यहाँ पहले क्या लिखूँ, लेस फ्रॉम पावर मीटर, सॉरी लेस फ्रॉम मोटिव पावर, लेस फ्रॉम मोटिव पावर, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन किस चीज़ का बोला है, बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग को हम स्टार मार्क कर देंगे। तो यहाँ आएगा लेस, पहले आएगा बिल्डिंग में से माइनस होगा, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल का डेबिट। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। तो पहली चीज़, इस लाइन में दो एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट का और एक आरडीडी का। तो अब ये बैड डेट और आरडीडी क्या है, ये दोनों न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी है, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे और ये एडजस्टमेंट है डेटर्स से जुड़ी हुई। तो हमें हमारे डेटर्स में जाना है, तो ये रहे हमारे डेटर्स। तो डेटर्स को मैंने 2 स्टार मार्क कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पहले क्या करना है, माइनस करना है डेटर्स में से और सेकेंड इफेक्ट डालना है पीएनएल के डेबिट में, जो हमने फॉर्मूला लिख के रखा है वहाँ पे। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है बिल रिसेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 4000, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी बिल बनता है ना तो कुछ इस तरीके से बनता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स से माइनस होके बिल में प्लस होता है, ठीक है। और जब बिल का पैसा मिल जाएगा तो बिल का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, डिसऑनर का मतलब है बिल का पैसा मिला नहीं। तो जब बिल का पैसा नहीं मिला, ये बिल एक्सेप्टेंस के टाइम का एंट्री है और जो मैं बता रही हूँ वो बिल डिसऑनर के टाइम का है। तो जब बिल डिसऑनर होता है ना तो उतना बिल कैंसिल हो जाता है, तो बिल में से ये माइनस होगा और फिर डेटर में प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर है पहले माइनस होगा बिल रिसीवल में से और फिर सेकेंड इफेक्ट आएगा प्लस होगा डेटर्स में। तो आप देख सकते हैं कि डेटर्स से जुड़ी हुई टोटल 3 एडजस्टमेंट है, क्योंकि मुझे ऊपर जाके एक और स्टार डेटर्स को करना है ये बिल रिसीबल के लिए और दूसरा बिल रिसीबल को स्टार करना है, ठीक है। पर यहाँ पर है ना स्टूडेंट एक ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है
तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, वो ये है कि वो पहले 5th वाले एडजस्टमेंट करेंगे, 5th 6th वाले एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन असलियत में आपको ये फॉलो करना नहीं है। अगर असलियत देखोगे तो असलियत में क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 ये पहले करनी है और एडजस्टमेंट नंबर 5 ये बाद में करनी है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपका फॉर्मेट में बैड डेट, आरडीडी एंड न्यू आरडीडी ये लास्ट में ही माइनस होता है, ठीक है। बैड डेट्स, न्यू आरडीडी एंड न्यू आरएफडीडी ये 3 चीज़ें आपको लास्ट में माइनस करनी है। और इसको छोड़ के अगर डेटा से जुड़ी हुई और कोई एडजस्टमेंट है, जैसे कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर, वो पहले माइनस करना है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा पोस्टिंग और एडजस्टमेंट का मार्किंग हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे फॉर्मेट में। तो ये रहा मेरा फॉर्मेट रेडी है, बस हमें क्या शुरू करना है, पोस्टिंग शुरू करनी है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आप अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए, आप जहाँ चाहे आप पॉज करके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, उसमें फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लीजिए एंड देन आप बस इसे अभी सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो मैं भी यहाँ सॉल्व करती हूँ। कोशिश यही कीजिए कि आप वीडियो बीच बीच में देखें, आपके सिर्फ डाउट्स के लिए। बाकी अगर आपने पहले के वीडियोस देख के प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये सम्स आएगा ही, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर सब में सेम ही है। अब हमें देखना है, ये रहा मेरा क्वेश्चन जो मैंने ओपन कर लिया है। आपको भी अपने पास अपना क्वेश्चन रेडी रखना है। तो इस तरीके से मैंने मेरा क्वेश्चन ओपन कर लिया है। तो पहला है मेरा परचेज एंड सेल्स। तो ये देखो, परचेज एंड सेल्स की अमाउंट यहाँ देखी थी ना हमने, 65,000 एंड 1,85,500। तो परचेजेस की अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं और सेल्स की भी। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न होगा तो ऐसे में आपको माइनस करके फिर आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है। तो सेल्स की अमाउंट है 1,85,500। सो इस तरीके से मेरा परचेज सेल्स हो गया है। नेक्स्ट है वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो वर्क्स मैनेजर सैलरी जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, क्योंकि वर्क्स मैनेजर आपके फैक्ट्री में होता है। तो ये 2,300 आउटर कॉलम में, क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट है ये मैं क्या बोल रही हूँ, तो जिन जिन को मैंने स्टार किया है मतलब वहाँ एडजस्टमेंट है, यानी उसमें अमाउंट प्लस या तो माइनस होने वाली है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट हमने अलग से बनाया है। तो ये कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट में, मैं क्यों क्रेडिट में लिखूँगी तो मैं आपको बताती हूँ क्रेडिट में लिखने का रीज़न। तो क्रेडिट में यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट जो है क्रेडिट में दिया है, तो आपको क्रेडिट में लिखना है। डेबिट में होगा तो डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये कैपिटल की बैलेंसेस है। तो सुचेता का है 75,000 और गायत्री का 40,000। सो इस तरीके से दोनों का हमने कैपिटल लिख दिया। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। देखिए हमने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक पहले ही लिख के रखा था ट्रेडिंग के डेबिट में, और क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ये सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो आप देखेंगे कि हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स भी पहले से लिख के रखे थे, क्योंकि ये चीज़ समझिए स्टूडेंट कि आपको ये जो मैंने चीज़ें पहले से लिख के रखी थी ये हर क्वेश्चन में अवेलेबल होती ही है। तो डेटर्स है हमारा 47,500 इनर कॉलम में मैंने लिखा, क्योंकि डेटर्स को टोटल 3 स्टार है। तो 3 स्टार के लिए, पहले स्टार के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2। तो इस तरीके से 3 एडजस्टमेंट के लिए हमें 5 लाइन्स छोड़नी है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट क्रेडिट में है 35,000, बट क्रेडिटर्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 35,000 सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बाद वेजेस एंड सैलरी। तो ये भी जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू वेजेस एंड सैलरीज और अमाउंट है 4,000 आउटर कॉलम, क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जाएगा असेट्स में। तो डेटर्स के लिए लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल क्योंकि एक एडजस्टमेंट है हम इनर कॉलम में लिखेंगे 22,000, और क्योंकि एक एडजस्टमेंट है एक ही लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट है बिल पेएबल। तो बिल पेएबल हमारा जाएगा लायबिलिटी में। बिल पेएबल ये भी ऐसी चीज़ें हैं
जो हर क्वेश्चन में आती है। और बिल पेबल की अमाउंट आपको क्रेडिट में मिलेगी 27,300। देखिए मैं स्केल का यूज़ करती हूँ सो दैट आपके लिए भी इजी हो जाए। नेक्स्ट है डिस्काउंट। तो आप देख सकते हैं डिस्काउंट की अमाउंट क्रेडिट में दी है, तो आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। समझिए स्टूडेंट, ये राइट साइड जो है ये क्रेडिट है और लेफ्ट साइड जो है डेबिट है। आपको हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखना है यहाँ पर बाय डिस्काउंट। आप क्रेडिट में जब लिखते हो तो बाय से शुरू करना होता है और डेबिट में जब आप लिखते हो तो आपको टू से शुरू करना होता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट के बाद मोटिव पावर। तो ये मोटिव पावर जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में और वो भी डेबिट साइड में, क्योंकि अमाउंट भी डेबिट में दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे 2 मोटिव पावर और अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 1350 और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी भी हमारी जाएगी ट्रेडिंग के डेबिट में 2 कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि उन्होंने अमाउंट डेबिट में दिया है इसीलिए हमने भी डेबिट में ही लिखा है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी के बाद इंटरेस्ट। तो आप अगेन देख सकते हो कि इंटरेस्ट भी ये पीएनएल में जाता है और अमाउंट क्रेडिट में है इसीलिए क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट के नीचे बाय इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट अगर क्रेडिट में है मतलब ये इंटरेस्ट हमें मिला है। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में 2 अनप्रोडक्टिव वेजेस। अमाउंट है 3000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। तो यहाँ आएगा 2 ऑडिट फीस 2500 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है रेंट। आप देख सकते हैं हमने पहले ही मार्किंग कर लिया कि ये सब पीएनएल में ही जाएगा, तो ये जाएगा रेंट। और क्योंकि इन्हें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने कोई स्टार मार्क नहीं किया, मतलब ये फाइनल अमाउंट है इसीलिए हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। कन्वेयंस, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 2 कन्वेयंस और अमाउंट है 2000 आउटर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल हमारे एसेट्स में जाता है, तो गुडविल हम एसेट्स में लिख देंगे और क्योंकि इसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है हम इसे सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है कॉपीराइट्स। तो कॉपीराइट्स भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है कॉपीराइट्स, तो इसे भी आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,000 बिकॉज देर इज़ नो एडजस्टमेंट टू इट। नेक्स्ट है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी हमारा एसेट्स है, तो बिल्डिंग को लिखा 88,000 लेकिन इनर कॉलम में, क्योंकि हमने एक स्टार किया बिल्डिंग को, मतलब एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है पार्टनर सुचेताज लोन। सो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर सुचेता लोन, सुचेताज लोन जैसा उन्होंने दिया है बस मैंने वैसा ही कॉपी पेस्ट किया है और अमाउंट है 6150, क्योंकि अमाउंट क्रेडिट में है डेफिनेटली ये लोन ही होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स जो जाएगा असेट्स में 40,000 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट एंड कैश एट बैंक, ये भी नो एडजस्टमेंट 26,000 आउटर कॉलम। इस तरीके से हमारा सब कुछ इस बार एक साथ पोस्टिंग हो गया, डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब लिस्ट एक साथ दी थी और अमाउंट अलग अलग करके दिया था, तो हमने बस स्केल का यूज़ किया और पोस्टिंग कर ली। अब हमें शुरू करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मैं आपको रेड कलर से करके दिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट्स आपको अलग से समझ में आएगी। नेक्स्ट है तो हमारा पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक ऑन 31 मार्च। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही लिख के रखा है, क्योंकि ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको आएगी ही आएगी एग्जाम में। 19,700 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट 19,700। नेक्स्ट है सेकेंड गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो गुड्स की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। सिंपल, क्यों? क्योंकि हमें गुड्स के बारे में एंट्री करना था और फ्री में जब भी बांटते हो गुड्स
तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि गुड्स को फ्री में बांटा गया है, इसे कहेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। और क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट पैसा देके नहीं गुड्स देके हुआ है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में गुड्स लिख देती हूँ 3000। थर्ड एडजस्टमेंट नंबर 3, मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। यानी उनका कहना है कि ये जो मोटिव पावर है इसमें 500 रुपये पावर मीटर के हैं, तो ये आएगा डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर करके 500 यहाँ से माइनस होगा, यहाँ का टोटल आ जाएगा 850। अब ये पावर मीटर का डिपॉजिट, यानी हमने बात की थी ना कि ये क्या होगा हमारा एसेट, तो बस यहाँ लिख दो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। सो अमाउंट है 500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो सबसे आसान एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस चीज़ का है? बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग हमने ऑलरेडी एसेट्स में लिख के रखा है, वहाँ जाएंगे और लिखेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। कितना परसेंटेज है? 5% है। तो 88,000 का 5%, देखिए मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। 88,000 हमारी अमाउंट है, उसका 5/100, तो ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो गया, तो बचा क्या? 880 इंटू 5। देखिए यहाँ 880 और ये 5 है, तो 880 इंटू 5 करेंगे हम लोग। 5 ज़ीरो ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 4 44। तो आंसर आया 4400। तो आंसर आया 4400, जो हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 83,600। अब ये जो 4400 है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आप लिखोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, क्योंकि एक ही एसेट है, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, और अमाउंट है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग की अमाउंट क्या है? 4400, जो हमने आंसर निकाला, कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर्स। तो जैसे हमारा बात हुआ था, बैड डेट और आरडीडी हमेशा लास्ट में करना है, तो पॉइंट नंबर 6 हम पहले करेंगे, यानी बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो आप देखिए बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होता है? तो बिल रिसीवेबल में से उतना माइनस हो जाएगा और आप लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड, और अमाउंट है डिसऑनर्ड बिल का 4000, तो यहाँ से 4000 माइनस हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 18,000। अब ये जो बिल डिसऑनर हुआ है, ये बिल किसके नाम का था? तो ये बिल डेटर के नाम का था, इसीलिए ये डेटर में फिर से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखोगे बिल डिसऑनर्ड और अमाउंट आ जाएगी 4000, और जैसे ही आप ऐड कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 51,500। हमारी 6th एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम 5th एडजस्टमेंट करने के लिए फ्री है। तो 5th एडजस्टमेंट में पहले आपको बैड डेट्स को माइनस करना है। तो लेस, ये कौन से बैड डेट्स है? न्यू बैड डेट्स है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, और न्यू बैड डेट्स का अमाउंट है 2000। ये देखिए हम यहाँ से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में से, पॉइंट नंबर 5। तो 2000 माइनस करना है, तो आंसर आएगा 49,500। ये सब मैं इनर में ही क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि अभी भी एडजस्टमेंट्स बाकी है। अब ये जो 2000 मैंने माइनस किया है, आप देख सकते हैं हमने शुरू में एक बैड डेट्स का फॉर्मूला लिखा था, जिसमें न्यू बैड डेट्स, ये हमारा एडजस्टमेंट वाला पार्ट, जिसमें मुझे लिखना है 2000। फिर आगे जाके बोला है मेंटेन आरडीडी। आरडीडी भी हमें क्रिएट करनी है। आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो क्रिएट होगी 3% ऑन डेटर्स। तो रिजर्व फॉर, ये क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बैड डेट्स यानी 2000 रुपये हमारे डूब चुके, तो 49,500 तो हमें मिलेगा, पर उसमें हमें डाउट हो सकता है कि शायद ये भी कम आए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू आरडीडी, ये भी न्यू है और ये है 3%। तो किसका 3% निकालेंगे हम? तो 3% ये जो बचे हुए डेटर्स है, यानी कि 49,500 इंटू 3/100, 3% है, तो 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो कट हो जाएगा। 495 इंटू 3 करना है, 5 3 ज़ार 15, 5 9 ज़ार 27, 128, सॉरी 3 9 ज़ार 27 एंड 128, 3 4 ज़ार 12 एंड 113 14, 1485। ये 1485 आंसर आया, ये भी माइनस करना है। तो 49,500 माइनस 1485 भी करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 1 8,
एंड 4 48,015। तो इस तरीके से 48,015 ये हमारा फाइनल आंसर आया डेटर्स का। अब ये जो न्यू आरडीडी हमने माइनस की 1485, इसका भी सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1485। अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पुराने बैड डेट और पुराने आरडीडी नहीं दी थी, तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 3485। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। तो अब क्या बाकी है, तो अब सिर्फ और सिर्फ हमारा टैली वाला पोर्शन बाकी है। ठीक है, सो अब ये टैली वाला पोर्शन कैसे करेंगे, ये देखिए। तो टैली करने के लिए आपका ध्यान होना चाहिए कि हमने क्या सारे अमाउंट आउटर कॉलम में लिए हैं, क्योंकि टैली हमेशा आउटर कॉलम के अमाउंट्स की ही होती है। तो आपको देखना है, देखिए परचेज इनर कॉलम में है, इस बार परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं था तो एज इट इज़ 65,000 आउटर कॉलम में आ गया। सेम वे सेल्स रिटर्न नहीं था तो 185,500 आउटर कॉलम में ले लिया। ये होने के बाद ही आप टैली शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले चाहिए आपको पेंसिल, और पेंसिल से आपको ट्रेडिंग के डेबिट और ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं लिख रही हूँ ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट, टोटल लेना है, यानी आपको ऐड करना है आउटर कॉलम की अमाउंट। तो ये ट्रेडिंग के डेबिट का हम लेते हैं आउटर कॉलम का अमाउंट 18,700, 65,000, 23,000, 4,000, 850, 1500। और फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट का अमाउंट्स लिखते हैं 185500, 3000 एंड 19,700। इस तरीके से 3 अमाउंट है। तो आपको अभी पहले दोनों साइड का मैं टोटल लेके बता देती हूँ। टोटल यानी ऐड कर रही हूँ मैं, 0 ऐड यानी जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। 5, 7, 3, 10, 10 and 8, 18, 18 and 5, 23, 2, 8 and 2, 10, 10 and 5, 15, 15 and 2, 17, 17 and 4, 21, 21 and 1, 22, 2, 1, 3, 3 and 6, 9, 92,350। ये डेबिट का टोटल आया 92,350। मैंने लिख दिया, पेंसिल से लिख रही हूँ मैं ये, यानी अलग कलर का पेन यूज़ किया, मतलब पेंसिल है। ये 0 आ गया, सेकेंड भी 0, थर्ड डिजिट है 5 and 7, 12, 1 कैरी होगा, 6, 6 and 3, 9, 9 and 9, 18, 8, 1 कैरी होगा, 9, 10, 0, 1, 2,08,200, 2,08,200 ये क्रेडिट का टोटल है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में से कौन से साइड का टोटल बड़ा आया है, क्रेडिट साइड का, तो हमें हमेशा याद रखना है बड़े टोटल से ही हम अकाउंट बंद करते हैं। तो मैंने दोनों साइड सेम अमाउंट लिख दिया। अब बड़े साइड से छोटा साइड माइनस होगा, यानी 2,08,200 ये ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल है। और अब ट्रेडिंग का डेबिट का टोटल हम माइनस करेंगे 92,350। तो ये आया 0, ये 10 और ये 1 हो जाएगा। 10 - 5, 5, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो ये 1 का 11 हो जाएगा, और ये यहाँ से कैरी होगा यानी कि 7 हो जाएगा। तो 11 - 3, 8, 7 - 2, 5, और ये 10 और ये 1, 10 - 9, 1 और 1 का 1। सो आंसर आया 1,15,850, 1,15,850 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो आंसर है ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है स्टूडेंट्स, ये कैसे आया, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट मतलब इनकम, ट्रेडिंग का डेबिट मतलब एक्सपेंस। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट प्रॉफिट ही मिलेगा। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसे हमें सेकंड अकाउंट में लेके जाना है, यानी कि कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। देखो इस तरीके से मैं पेंसिल से दिखा रही हूँ आपको, और यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,15,850। अब आगे क्या करेंगे, तो सेम प्रोसीजर, पहले चेक कर लो सारे अमाउंट आउटर कॉलम में है। तो येस, यहाँ पे ये एक ही अमाउंट चेक करना था जो आउटर कॉलम में ऑलरेडी है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से टैली शुरू करना है। तो टैली करने के लिए प्रोसीजर सेम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का टोटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का टोटल। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइड में, पहला प्रॉफिट एंड लॉस का
डेबिट का हम अमाउंट लिखते हैं 3485, सेकेंड अमाउंट है 3000, थर्ड अमाउंट है 2500, नेक्स्ट अमाउंट है 1800, फिर अमाउंट है 2000, फिर है 3000, फिर है 4400। सारे एडजस्टमेंट्स को ले के फाइनल टोटल लेना है हमें। और वही पीएनएल के क्रेडिट में कौन कौन सी अमाउंट अवेलेबल है, 3 अमाउंट है, 1,15,850, 1,15,850, नेक्स्ट इज 400 एंड द थर्ड अमाउंट इज़ 1,300। तो 3 अमाउंट का टोटल लेना है। तो पहले डेबिट का टोटल लेते हैं। लास्ट डिजिट है 5, सेकेंड लास्ट डिजिट है 8, थर्ड लास्ट डिजिट है 4 and 5 9, 9 and 8 17, 17 and 4 21, 2, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 and 2 10, 11, 12 13, 13 and 3 16 and 4 20, 20,185 ये डेबिट का टोटल है। अब क्रेडिट का टोटल लिखेंगे 0, 5, 8 and 4 12, 12 and 3 15, 5, 1, 6 and 1 7, 1,17,550। तो क्रेडिट का टोटल है 1,17,550। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। दोनों में से जो बड़ा टोटल है उसे हम दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट बंद करने के लिए हमेशा बड़े टोटल का यूज़ किया जाता है। तो 1,17,550 ये दोनों साइड का टोटल आ गया है। एंड देन अब मुझे क्या करना है, पीएनएल का क्रेडिट में से पीएनएल का डेबिट माइनस करना है, क्योंकि अगेन क्रेडिट यानी इनकम, डेबिट यानी खर्चा। तो इस बार भी हमारा इनकम ज़्यादा है, 1,17,550, उसमें से माइनस होगा 20,185। तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, 10 - 5 5, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो ये 14 होगा और ये 4 हो जाएगा। 14 - 8 6, 4 - 1 3, 7 में से 0 गया 7, ये 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 11 - 2 9, तो हमारा आंसर आया 97,365। पर ये जो 97,365 आया है ये कम पड़ रहा है डेबिट में, तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जाना चाहिए पार्टनर्स को। तो हमारे दोनों पार्टनर्स का नाम क्या है, सुचेता एंड गायत्री। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट सुचेता एंड दूसरा नाम है गायत्री, और दोनों को मिला के हमें कितने देने हैं, 97,365। अब ये 97,365 के दो हिस्से होंगे, एक सुचेता एक गायत्री को। सुचेता का शेयर है, हमने शेयर शुरू में लिखा था 3:2, यानी सुचेता का शेयर है 3/5 और गायत्री का शेयर है 2/5। तो आप देख सकते हैं दोनों में 5 से है डिवाइड। तो आप क्या कीजिए, पहले 97,365 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 5 1s are 5, 47, 5 9s are 45, 23, 5 4s are 20, 36। ये सब मैं नीचे लेते जा रही हूँ एक एक डिजिट, हाँ, तब जाके ये होता है 6। तो 5 7s are 35, 1 होगा, फिर ये लास्ट का 5 बच गया, ये नीचे लेके आए 15, तो 5 3s are 15। तो ये हो गया हमारा डिवाइड करके। तो अब पहले पार्टनर को ये जो 19473 है उसके 3 हिस्से देने हैं, और सेकेंड पार्टनर को 19473 के 2 हिस्से देने हैं, क्योंकि एक का 3 शेयर है और एक का 2 शेयर है। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 19473 इंटू 3 और 19473 इंटू 2। तो 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 13 14, 3 9s are 27, 1 28, 3 1s are 3 and 2 5। और सेकेंड पार्टनर का 3 2s are 6, 2 7s are 14, 2 4s are 8 and 1 9, 2 9s are 18, 2 1s are 2 and 1 3, 38,946 सेकेंड का, और फर्स्ट का 58,419। अगर आपको डाउट आता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो आप ये दोनों नंबर लिखिए और फिर टोटल करके देखिए। अगर आपका टोटल सेम आ रहा है ऊपर के टोटल से, यानी कि आपका आंसर करेक्ट होगा। 6 है, तो 9 and 6 15, 5 1, फिर ये हो जाएगा 6,
4 and 9 13 3 1, 8 and 8 16 1 17 1 एंड ये 9, तो 97 365 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये मैंने सही से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। 58 419 38 946। अब हमें ये नेट प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स कैपिटल में भी एंट्री करना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर आया था, तो यहाँ आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और जो हमारी अमाउंट है हमें बस वही कॉपी करनी है। तो सुचेता का है 58,419, तो यहाँ लिखेंगे 58,419 और गायत्री का अमाउंट है 38,946, 38,946। बस अभी हमें क्या करना है, अब सेम प्रोसीजर से हमें टैली शुरू करना है। तो टैली करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लेते हैं। तो डेबिट साइड पे तो दोनों का ज़ीरो ही है, पर क्रेडिट साइड का टोटल लेना है। सो अब हम यहाँ दिखेंगे एक एक का। पहले सुचेता का क्रेडिट में है 75,000 प्लस 58,419। सो अगर हम ये टोटल लेते हैं यानी प्लस करना है आपको, तो ये आ जाएगा 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 133,419 133,419। ये क्रेडिट का टोटल है। वही गायत्री का भी हम क्रेडिट का टोटल ले देते क्योंकि दोनों की डेबिट में तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो गायत्री के क्रेडिट साइड का टोटल आता है, पहला है 40,000 और दूसरा है 38,946। तो दोनों का टोटल लेंगे तो आ जाएगा 6 4 9 8 7 7 8 9 46। तो अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे लिख देना है 7 8 9 46। सो अब हम देख सकते हैं कि दोनों में से कौन से साइड का टोटल बड़ा है। तो सेम प्रोसेस से जो बड़ा टोटल है उसे हम दोनों साइड लिखेंगे 133,419 एंड 78,946। यहाँ पर भी आ जाएगा डेबिट में 133,419 78,946। अब प्रोसीजर के हिसाब से डेबिट का जो टोटल है वो ज़ीरो हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 33,419 और इसका भी ज़ीरो है तो सेम आंसर आ जाएगा 78,946। सो यहाँ पर ये हमें लिखना है 133,419 और 78,946 और इसके आगे लिख देना है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब अब आगे इस कैपिटल से कंटिन्यू होगा। सो यहाँ पर लायबिलिटीज़ में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पहला है सुचेता और दूसरा नाम है गायत्री। तो दोनों का नया कैपिटल मिल चुका है हमें 133,419 और 78,946। सो इस तरीके से दोनों का हमें न्यू कैपिटल मिल चुका है और अब मुझे इन दोनों का टोटल लेना है। तो इन दोनों का टोटल हम लेंगे, टोटल यानी कि आपको प्लस करना है। तो पहले का है 133,419 और सेकंड का है 78,946। तो 9 and 6 15 5 1 6 हो जाएगा, 9 and 4 13 1, 4 and 8 12 2 1 कैरी होगा, 4 and 7 11 1 आएगा, 212365 212365। अब हमें क्या करना है, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप बच गया जिसमें हमें असेट्स, लायबिलिटी के आउटर कॉलम का और असेट के आउटर कॉलम का टोटल लेना है। तो यहाँ मैं लायबिलिटीज़ की अमाउंट लिखूँगी और साइड में एसेट्स की अमाउंट लिखती हूँ मैं। तो लायबिलिटी के अमाउंट में है 212365, सेकेंड अमाउंट है 35,000, थर्ड अमाउंट है 27,300, फोर्थ अमाउंट है 6150। और अब मैं एसेट साइड का लिखूँगी। एसेट साइड पे है 48,015, सेकेंड अमाउंट है 18,000, थर्ड अमाउंट है 25,000, फोर्थ अमाउंट है 20,000, फिफ्थ अमाउंट है 83,600, नेक्स्ट है 40,000, उसके बाद है 26,000, 19,700 एंड 500। सो इस तरीके से अब मुझे सिर्फ टोटल लेना बाकी है। तो हम टोटल ले लेते हैं। यहाँ लास्ट डिजिट है 5, सेकेंड लास्ट डिजिट है 5 and 6, तो 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 3 and 1 4, 4 and 3 7, 7 and 1 8, फिर 2 and 5 7, 7 7 14, 14 and 6 22,
कैरी हुआ, 2 and 1 3, 3 3 6, 6 and 2 8 और 280 815 लाइबिलिटी का टोटल आया। अब देखते हैं एसेट का भी सेम आ रहा है या नहीं हमारा। तो यहाँ लास्ट डिजिट है 5, सेकेंड लास्ट डिजिट है यहाँ 1 आ रहा है, तो सेकेंड लास्ट डिजिट है 1, थर्ड लास्ट डिजिट हमारा 6 and 7 13, 13 and 5 18, 8 1 कैरी हुआ, 8 1 9, 9 and 8 17, 17 and 5 22, 22 and 3 25, 25 and 6 31, 31 and 9 40, 4 कैरी हुआ, 4 and 4 8, 8 1 9, 9 and 2 11, 11 and 2 13, 13 and 8, 13 and 8 21, 21 and 4 25, 25 and 2 27 and 1 28, 280 815 दोनों साइड का टोटल आया है, यानी हमारा आंसर टैली हो रहा है 280 815, 2,80,815 पे हमारा सम टैली हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ख़त्म किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से रेफ़र करें। आपको इस वीडियो के दौरान जो भी डाउट आता है आप उसे बिंदास होके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं श्योरली आपके कमेंट्स को, आपके क्वेरीज को आंसर करूँगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और भी आगे सम्स के वीडियोस मैं अपलोड करूँगी आपके लिए। थैंक यू वंस अगेन।